एक मिनट, मैं आपसे पहले आपका नाम पूछना चाहता हूँ। ये मेरी बात चली गई क्या इसमें? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैं आपका नाम क्या हुआ? गुरविंदर सिंह। गुरविंदर सिंह। कहाँ से आप? मैं गंगानगर से हूँ। गंगानगर से। तो आप तो युवा हैं बिल्कुल, और ये तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि आज कुछ दिनों से हमें देखने में मिल रहा है कि अब युवा यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है, छात्र आ रहा है। तो आप भी क्या समझते हैं कि युवा को इस वक्त जो हमारे किसानों के साथ आना चाहिए? देखो कि पढ़े लिखे वर्ग की बहुत ज़रूरत है। वो इसलिए ज़रूरत है कि इनकी सूझबूझ और समझ और इनका तजर्बा और हमारी अब की जो टेक्नोलॉजी को समझने के लिए और इस आंदोलन को और जोर देने के लिए युवाओं का होना बहुत ज़रूरी है। और जो युवा इस टाइम में फ्री हैं या मान लो कि जिनको टाइम मिल रहा है वो उनको आना ज़रूरी है यहाँ। और रही गर्मी की बात आप कर रहे थे, तो गर्मी तो उनके लिए है जो एसी गाड़ियों में शामित घूमते हैं। जो जोगी जी गाड़ी से उतरते हैं या हेलीकॉप्टर पे आते हैं सीधा मथुरा और वहाँ से चले जाते हैं, उनके लिए ये गर्मी है। हम तो लू में रहने वाले, लू में पैदा हुए और लू में मर जाना हमने। ठीक है, हमारे लिए कोई गर्मी नहीं है, कोई सर्दी नहीं है। ये भूल जाएं कि गर्मी और सर्दी के डर से हम घर पे चले जाएं। अगर सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी तो फिर आप क्या करेंगे? आपका बिल वापस नहीं लिया और एमएसपी पे कानून नहीं बना, फिर आप क्या करेंगे? सरकार तो 5 साल है ना। हाँ। किसान तो किसान है, सारी उम्र है। अच्छा, तो किसान की तो सुनी पाई, ये नहीं सुनेगी तो आगे वाली सरकार सुनेगी। आगे वाली सरकार सुनेगी, मगर आगे वाली सरकार तो जब आएगी जब ये जाएगी। तो जाएगी 5 साल ऐसी। यहाँ कौन सा राजा प्रथा चल रही है? नहीं, देखने में तो ये आया था 2014 के बाद 2019 में लग रहा था कि सरकार नहीं आएगी, फिर भी आ गई। अगर 2024 में फिर ये सरकार आएगी फिर क्या करोगे आप? आपको ये हाल देख के लग रहा है कि आपको ये हाल देख के लग रहा है कि यहाँ के लोग उनको वोटर डाल देंगे? लाखों लोग जो हैं वो अभी पूरा सफाया हो रहा है बीजेपी का। पंजाब में अभी वोटें पड़ रही है, आपको बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस माहौल को देख के आपको क्या लगता है कि अगर ऐसे ही अगर अपने अड़ा रहा है जो है अपने नरेंद्र मोदी, तो आपको क्या लगता है कि ये आने वाले चुनावों में जीत जाएगा? देखिए, चुनाव तो जिताना या हराना तो देश की जनता का होता है। देश की जनता में किसान भी है, मजदूर भी है, युवा भी है, छात्र भी है। तो ये तो जब एक पूरा अभी आपने कहा जैसे माहौल बन रहा है, तो अगर ये पूरा माहौल बना रहा जब तक, तो तभी ये सरकार जा पाएगी। अगर नहीं गई तो मैं आपसे पूछूं तब क्या होगा? मैं ये नहीं दावा नहीं करता, पर मैं ये देखो आप अपने तजर्बे से देख लो। आपकी इतनी उम्र है और किसी से पूछ लो, ठीक है, कि कितनी बीजेपी को कौन लाइक करता है, कौन लाइक करता। हाँ ठीक है, जो हिंदू मुसलमान के झगड़ों में पड़ के वोट डालता है ना, जो अपनी बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करता, जो ये नहीं देखता कि आज इसने 5-7 सालों में 10 सालों में बनाया क्या है और गवाया कितना है। आप युवा, मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूँ कि मोदी भक्त और अंधभक्त तो ये कहते हैं कि चाहे पेट्रोल 500 रुपये लीटर होगा तब भी हम खरीदेंगे। देश को चलाने के लिए तो पैसा चाहिए, पैसा जब तक हम नहीं देंगे तो मोदी सरकार कैसे चलाएगा? उन मूर्खों को उन अंधभक्तों को आप क्या कहेंगे? उन मूर्खों को ये नहीं पता ना कि हर 1 लीटर पे 30 रुपये 35 रुपये सरकार खुद कमा रही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। और आप देखिए कि सहूलतें बंद की जा रही हैं, सारी चीजें बेची जा रही हैं, सरकार के खाते में जा रही है। इतना कितना रुपया सरकार को चाहिए 5 सालों में कि सारा कुछ ही बेच के वो पैसा इकट्ठा करना है? मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, जैसे पेट्रोल डीजल जो अभी महंगा हो रहा है, 300 करोड़ की मूर्ति बनाई है सरकार ने। ठीक है, 300 करोड़ की, 3000 करोड़ की है वो, 3000 करोड़ की। तो वो मूर्ति बनाई है, उनको ये नहीं दिख रहा कि ये देश चलाने के लिए पैसा था या मूर्तियां बनवाने के लिए पैसा था? और से पैसे ऐसे बहुत से खर्च किए जा रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था, डीजल जो इतना महंगा होता चला जा रहा है, तो इससे अपना जो किसान है वो कितना आहत होगा? आहत केवल इंसान किसान नहीं होगा, और ये आंदोलन भी केवल किसान का नहीं है, हर एक इंसान का है। पहली बात तो ये है कि किसान अकेला नहीं है जो डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल करता है, उससे ज़्यादा शहरों में रहने वाले ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात ये आंदोलन की है, सब कहते हैं किसानों का। किसान तो बोएगा और अपने जो खाने के लिए रख लेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी जो जॉब करते हैं, नौकरियां करते हैं, बिजनेसमैन जो लोग हैं, जो घरों में बैठते हैं, जो खरीद के खाते हैं। तो क्योंकि आटे से लेकर दाल से कुछ भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो किसानों के खेतों से नहीं जाता। तो आप ये कह रहे हैं सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, देश के हर तबके का आंदोलन है, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे मजदूर है, चाहे युवा है, चाहे छात्र है। जो 1 करोड़ आज कमा रहा है उसके लिए भी है, क्योंकि क्या खाएगा, क्या पैसा तो खाया नहीं जाएगा। ठीक है, एक किसान उगाएगा, फिर उसके कोई प्रोडक्ट बनेंगे, ब्रेड बनता है, बिस्किट बनता है, सब कुछ बनता है, फिर वो उनके पास पहुंचता है। अगर ये 25 रुपये वाला आज किलो का अनाज आज इनको मिल रहा है, आज 25 रुपये 30 रुपये आटा मिलता है, अगर वही अंबानी और अंडानी के हाथों में अगर कनक चली जाएगी, गेहूँ चला जाएगा, तो वो 25 रुपये नहीं देंगे आपको, 50 रुपये भी नहीं देंगे, वो देंगे 250-300 रुपये किलो आपको। ये चलो, ये बात जो आपने कही बिल्कुल ठीक कही है। हर इंसान के और लगभग देश के हर तबके को बात समझ में आ रही है, मगर अंधभक्तों को क्यों नहीं समझ में आ रही है? देखिए, माइंड वॉश एक चीज़ होती है, माइंड वॉश करके हम देखते हैं कि कैसे लोगों को लूटा जाता है। ठीक है, ये माइंड वॉश किया गया है।
हिंदू मुसलमान इनके नामों पे। और किया क्या गया है, ये सरकार आई, इसने बड़े बड़े मुद्दे जो है हिंदुओं के, जैसे वो राम मंदिर का मुद्दा या नकाब का मुद्दा, जो ऐसे मुद्दे वो जो बहुत क्रिटिकल थे, जिनको कोई चाहता नहीं था कि इनको छेड़ के कोई बवाल किया जाए, या CAA NRC वाले मुद्दे, जिनको ये चाहते थे कि नहीं, अगर देश में फूट नहीं डालनी है या देश की जनता को संभले रखना है, वो मुद्दों पे इन्होंने काम किए। देश की तरक्की का वाला कोई काम नहीं किया। ठीक है, राम मंदिर बन गया या और फैसले लिए, अच्छे, कोई बात नहीं है। तो राम मंदिर में तो बाहर जो है, राम मंदिर के बाहर भी तो भिखारियों की फौज जो है खड़ी मिलेगी कुछ बात दिनों तो बाद। वही है ना कि राम मंदिर पे नाम पे पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, इस पे कोरोना के नाम पे पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। अंध भक्तों को ये समझना चाहिए कि इतना पैसा सरकार आखिर लेके कहाँ पे जाएगी। ठीक है, और इस कोरोना के नाम पे तो, राहत फंड के नाम पे तो कितना अरबों पैसा इकट्ठा हुआ है, वो पैसा कहाँ गया? किसी को मास्क भी नहीं मिला। वो शायद आपको पता है, भारत के अंदर पहले कभी भाजपा के ऑफिस नहीं हुआ करते, आज हर जिले में उनके बड़े बड़े ऑफिस बनते चले जा रहे हैं। वो पैसा वहाँ लग रहा है। तो आपको मैं बता तो रहा हूँ कि जो भाजपा को कभी नींव नहीं दी गई थी, इतने सालों में चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं था, वो आज लाखों की गाड़ियों में, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपने प्राइवेट जेट ले रहे हैं। तो आप ये चीज़ देखिए ना कि वो देश की तरक्की के लिए नहीं सोच रहे, वो सिर्फ अपने भले के लिए सोच रहे हैं। और जितना पैसा ये राहत फंड का जो पैसा आया था, उसका पहले 2 महीनों ने इन्होंने कोई हिसाब नहीं दिया। वो कहते रहे कि नहीं, इसे डालेंगे, राहत फंड में डालेंगे, ये PM फंड, प्रधानमंत्री राहत कोष। हाँ, तो उसके बाद में इन्होंने उसका घपले का कुछ पता ही नहीं किया, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं दिया कि कहाँ गया वो पैसा, किधर डाला है। तो वो पैसा ऐसे ही हजम कर गए। तो इस कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ बेच करके अपनी जेबों में भरना चाहते हैं। और ये अब जो ये इन्होंने बिल पास किए हैं, इनमें सीधी बात है, पहला तो MSP इन्होंने उसमें कोई जिक्र नहीं किया, पहले ही MSP नहीं मिल रहा किसान को। तो ठीक है, अब इन्होंने, और अब किसान को जो है वो MSP की गारंटी भी नहीं दे रहे हैं, जो किसान की डिमांड यही है ना। MSP की गारंटी के साथ साथ में ये भी चाहिए, पहली तो बात है गारंटी चाहिए कि जो चीज़ का रेट 1800 MSP है वो 1800 मिले। दूसरी बात, बहुत जरूरी बात ये है कि ये हो कि MSP साल में इतने % बढ़ेगा। अच्छा, ठीक है, हर किसी की तनख्वाह बढ़ती है, मास्टरों की, डॉक्टरों की, सबकी बढ़ती है, पेट्रोल डीजल की भी बढ़ती है, पेट्रोल डीजल बढ़ता है, आए महीने में बढ़ जाता है 2-3 बार। मगर किसान की अभी तो एक हफ्ते में 9 दफा बढ़ रहा है। MSP का रेट 5 साल 7 साल बाद जब दी जाता बढ़ा देते हैं। तो ये चाहिए कि ये इसका कानून बने कि MSP इतने % बढ़ा करेगा, 5% या 4% बढ़ा करेगा आए साल में। तो ये जरूर, ये बातें होनी जरूरी चाहिए थी। चलिए चलते हम ताऊ की एक दफा बात सुन ले, आप क्या कहना चाहते हैं? अंग्रेजों के दलाल RS का चक्कर में सारा देश अडवाणी के उन्हें दे देंगे, हमारी जमीन भी चली जाएगी, हम भी चले जाएंगे, हम नौकर बन जाएंगे। अडानी होगा। अडवाणी तो भगा दिया बात करके। अडवाणी जी को तो जो है उन्होंने घर बैठा दिया है। घर बैठा दिया वो योग आदमी, उसने ही तो जन्म दिया था इसे, भाजपा को। हाँ, ये तो RS का आदमी, ये तो डाकू है, पहले भी ये इन्होंने गुलामी में भी उनका साथ दिया अंग्रेजों का। जब इमरजेंसी लगी है, चलिए अब हम चलते बस आपसे थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं। क्या बोलना चाहते हैं आप? जब इमरजेंसी लगी है तो तब ये इसको पूछना है मोदी को लिए कि ये कहाँ छुपा था। ये बंगला साहब में, वहाँ गुरुद्वारों में रहा था, ये रकाबगंज में, वहाँ पे दाढ़ी मूछ लगा के और सब कुछ पगड़ी बांध के। और अब ये उन्हीं लोगों को बताता है कि ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। तो जो पाकिस्तानी यहाँ पे आओ, हम अपनी आइडिया दिखाते हैं। अगर हम अपने आइडिया हमें बना के दी तो आप देशद्रोही है, सरकार ने बना के दी है ना। नहीं, शायद मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को सिख कम्युनिटी का, सिख समुदाय का जो है इतिहास नहीं पता। मैं उसके बारे में आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। जब 226 इस देश के अंदर शहादत हुई थी, जिन्होंने शहीद हुए शुरू में, तो उसमें जो है 196 जो है सिख कौम से थे, और 2600 को जिनको जो है उम्र कैद हुई थी, उसमें 2300 लोग जो सिख कम्युनिटी से थे। देखिए, सिखों की ये परंपरा ही रही है और खून में ये है कि शहीदी देश के लिए, धर्म के लिए कुर्बानी देनी, मानवता के लिए कुर्बानी देनी, ये हमारे खून में गुरु साहब ने डाली है। मगर ये जो जब सत्ता में आके कोई बैठ जाता है, तब उनको माया का और सत्ता का नशा हो जाता है। तो उसमें ये नहीं देखा जाता फिर कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तब ये देखा जाता है कि हमें प्रॉफिट किधर से आ रहा है, हमें सपोर्ट किधर से आ रही है। हमें अंबानी और अडानी में खड़े होंगे तो हमारी जेबें में भरी जाएंगी, उनके साथ वादे करेंगे, उनके साथ हाथ मिलाएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, हमारी सरकार को वो चंदा मिलेगा।
ठीक है। और ये नहीं सोचते कि ताकत तो फिर भी इंसानों के हाथों में है, ताकत लोगों के हाथों में है। 5 साल बाद में आपका फिर फैसला कर दिया ताकत तो लोकतंत्र के हाथ में है। लोकतंत्र के हाथ में है। 5 साल के बाद में आपका फैसला कर दिया जाएगा, या तो लात मार दी जाएगी और या फिर आपको तख्त दे दिया जाएगा। और आप अब भी समझ जाओ, यही हमारा तो आखिरी अपील है कि समझ जाओ, अभी भी वक्त है। नहीं तो ये आपकी चेतावनी है। चेतावनी है। ये चेतावनी है। चेतावनी है। आपकी चेतावनी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर ताऊ का हम कहेंगे, ताऊ इतनी उम्र में जो है आज भी बिल्कुल जवानों की तरह यहाँ बैठे हुए हैं। और जैसा हमारा जवान वहाँ बॉर्डर पर है, एक जवान हमारे साथ यहाँ किसान आंदोलन में भी है। हम ना घबरा रहे।